3 नवंबर 2025। और जिन स्टूडेंट्स का कल सुबह थर्मल फिजिक्स का टेस्ट है, यकीनन वो आज की क्लास नहीं पढ़ रहे, तो उनके लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और आज की क्लास में एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जो सिलेबस में भी 2022 से ऐड हुआ, वरना से पहले ये टॉपिक नहीं था। टॉपिक का क्या नाम है, तो एक बड़ा एक हेडिंग दीजिएगा और नोट कीजिएगा। हेडिंग है RC सीरीज सर्किट। इस बात का क्या मतलब होता है, तो जरा इस बात का मतलब सुनिए। मतलब जनाब ये है कि अगर आप किसी बैटरी से एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दें और एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दें। कैपेसिटर मैंने बताया दो पैरेलल प्लेट है। रेजिस्टर हम एएस की फिजिक्स में पढ़ चुके होते हैं क्या चीज़ है। तो आपने रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों को बेटा सीरीज में लगा दिया। जब आप सीरीज में लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो बेटा ये सारा का सारा 10 वोल्ट रेजिस्टर के ऊपर भी आ जाता है। अच्छा, कैपेसिटर अभी खाली है। कैपेसिटर का काम है चार्ज स्टोर करना। कैपेसिटर में अभी कोई चार्ज नहीं है। जब कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं होता तो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है 0 वोल्ट। ठीक है ना। अच्छा, रेजिस्टर का वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो रेजिस्टर में से करंट पास होता है और ये करंट पास होकर कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज स्टोर करना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर चार्ज बढ़ने लगता है, ग्रो करने लगता है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज भी बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ने लगता है, सर इधर से रेजिस्टर का वोल्टेज कम होने लगता है और रेजिस्टर से गुजरने वाला करंट भी कम होने लगता है। ठीक। यानी इनिशियल वोल्टेज 10 वोल्ट था, लेकिन ऑब्वियसली ये वाला 10 वोल्ट इन दोनों का सम है। अब अगर ये 10 = 10 + 0 है, क्योंकि ये तो अभी इनिशियल 0 है, लेकिन जब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होगा तो जाहिर सी बात है ये 1 वोल्ट पर आ जाएगा, तो रजिस्टर 9 पे आ जाएगा। कैपेसिटर 2 पर आएगा तो रजिस्टर 8 पर आ जाएगा। कैपेसिटर 5 पर आएगा तो रजिस्टर 5 पर आ जाएगा। कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, इसका वोल्टेज कम होता जा रहा है, यहाँ तक कि कैपेसिटर फुल भर जाता है। जब कैपेसिटर फुल भर जाता है तो जनाब कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ते 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 10 पर पहुंच जाता है, यानी टोटल वोल्टेज के बराबर हो जाता है। और रेजिस्टर का वोल्टेज कम होते होते 0 पर आ जाता है। और आपको पता है अगर रेजिस्टर का वोल्टेज 0 पर आ गया तो रेजिस्टर का करंट भी 0 पर आ जाता है और हम कह देते हैं कि करंट का फ्लो स्टॉप हो गया। करंट का फ्लो स्टॉप हो गया। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, कल ही मैं आपसे कहलवाऊंगा, गौर से सुनना। सर जब रेजिस्टर और कैपेसिटर को बैटरी के साथ सीरीज में लगाते हैं तो शुरू में कैपेसिटर खाली होता है, कैपेसिटर का वोल्टेज 0 होता है, लेकिन ये 0 वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है। ठीक है जनाब। अच्छा, रेजिस्टर का वोल्टेज बिल्कुल शुरू में 10 वोल्ट होता है, यानी बैटरी के वोल्टेज के बराबर, लेकिन सर ये वोल्टेज फिर कम होना शुरू होता है। तो रेजिस्टर का वोल्टेज कम होता जा रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है जनाब। और एक वक्त ऐसा आता है कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, और जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है। अच्छा, आपको ये दो ग्राफ याद करना जरूरी है। ये दो ग्राफ याद करना जरूरी है। किसके लिए कह रहे जनाब? रजिस्टर में वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर था। बैटरी के वोल्टेज को लिखते हैं वी नॉट। ठीक है। और मैंने क्या बताया कि रजिस्टर का वोल्टेज कम होगा, कम होगा, कम होगा, और जब वोल्टेज कम हो रहा होता है तो आपको इस तरह का ग्राफ दिखाते हैं। ऑल्दो कि ये 0 पर आ जाएगा, पर ग्राफ में ये लोग 0 दिखाते नहीं है। वोल्टेज भी इस तरह डिक्रीज होगा और रजिस्टर का करंट भी इसी तरह डिक्रीज होगा। ठीक है जनाब। और इन दोनों का डिक्रीज होना, इसकी एक इक्वेशन होती है। इसकी एक इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन होती है? तो जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको पता है कि इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। और इनकी इक्वेशन होती है
V इक्वल टू वी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन आर सी। इसकी इक्वेशन होती है आई इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन आर सी। ये बड़ा फॉर्मूला कॉपी कीजिए जल्दी से। रेजिस्टर को कैपेसिटर के साथ सीरीज में लगा दिया, दोनों का वोल्टेज, दोनों का करंट, चार्ज मैंने समझाने की कोशिश की है। दोनों के वोल्टेज में मैंने बताया कि रेजिस्टर पूरा वोल्टेज पकड़ लेता है, लेकिन फिर ये वोल्टेज कम होते होते जीरो पे चला जाता है। कैपेसिटर जीरो से शुरू करता है, पर ये जीरो से बढ़ते बढ़ते 10 पे चला जाता है। तो कैपेसिटर में ग्रोथ हो रही है, रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज भी कम हो रहा होता है और गुजरने वाला करंट भी कम हो रहा होता है। ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको कॉपी करना है, क्योंकि सारे सवाल आज के हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। इन दोनों फॉर्मूलाज को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और इसमें किस तरह हैंडलिंग होती है थोड़ी देर में बताऊंगा। जी बेटा, कॉपी कर चुके हो तो हम आगे चलें। कॉपी कर चुके हो तो आगे चलें। कॉपी कर चुके हो तो आगे चलें। कलीम क्लास में है। अगर कॉपी हो गया तो आगे चलें, या अभी नहीं हुआ कॉपी? अब्दुल्ला, तुमने कॉपी कर लिया? अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं। एक हेडिंग दीजिएगा डिस्चार्ज। अभी तो हमने कैपेसिटर को चार्ज किया। अभी आप देखिए, हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, इसका नाम था आरसी सीरीज सर्किट, या आप ये भी कह सकते हैं कि हम इसके अंदर चार्जिंग कर रहे थे, कैपेसिटर की चार्जिंग कर रहे थे। अच्छा, अब ये लोग करते ये हैं डिस्चार्जिंग के टॉपिक में कि वही रजिस्टर लगा हुआ है, या कुछ और भी हो सकता है, वैसे ही कैपेसिटर लगा हुआ है, जहां बैटरी लगी हुई थी ना, बैटरी हटा देते हैं। यहाँ बैटरी लगी थी, बैटरी हटा दी। जैसे ही बैटरी हटाते हैं तो क्या होगा, सुने। ये बताइए, अभी कैपेसिटर का वोल्टेज ऊपर वाली एग्जाम्पल में 10 वोल्ट था, रजिस्टर का वोल्टेज जीरो हो गया था। ठीक है जी। जैसे ही आप बैटरी हटाते हो, तो कैपेसिटर का चार्ज इस रजिस्टर में से गुजरना शुरू हो जाता है, और जितना वोल्टेज कैपेसिटर का होता है, सेम वोल्टेज रजिस्टर के ऊपर भी आ जाता है। बैटरी हटा दी आपने, जब आपने बैटरी हटा दी तो कैपेसिटर अपना सारा वोल्टेज रजिस्टर के ऊपर अप्लाई कर देता है, और अब चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। और जब चार्ज डिस्चार्ज होता है थ्रू रजिस्टर, तो रजिस्टर गर्म होना शुरू हो जाता है। और आपको पता है, अगर कोई चीज़ गर्म हो रही हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पर एनर्जी ज़ाया होना शुरू हो गई है, यहाँ पर पावर लॉस होना शुरू हो गई है, थर्मल एनर्जी में ज़ाया होना शुरू हो गई है। और जब ये ज़ाया होना शुरू होती है, तो अब आप ज़रा नोट कीजिएगा, जैसे अभी मैंने कहा कि दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि एनर्जी ज़ाया होना शुरू हो गई है, तो जनाब दोनों का वोल्टेज इसी तरह ड्रॉप होगा। दोनों का, सॉरी, कैपेसिटर का अपना चार्ज इसी तरह ड्रॉप होगा, रेजिस्टर का अपना करंट इसी तरह ड्रॉप होगा। तो सब में एक ही शेप के ग्राफ आपको नजर आ रहा है। ये रेजिस्टर है बेटा, ये कैपेसिटर है, और अगेन वोल्टेज का वही फॉर्मूला है। सर, वोल्टेज का वही फॉर्मूला है, और यहाँ पे चार्ज का भी वही फॉर्मूला है। चार्ज का भी वही फॉर्मूला है। याद रहे, इनिशियल वैल्यू इसकी वी नॉट होती है, इनिशियल वैल्यू इसकी क्यू नॉट कह देते हैं, और इसी तरह करंट की इनिशियल वैल्यू को आई नॉट कह देते हैं। ठीक है जनाब। तो अभी हमने सीखा कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा
तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने पे कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों का वोल्टेज एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होगा, कैपेसिटर का चार्ज एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होगा, रेजिस्टर का करंट एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होगा। सारे फार्मूले एक ही शक्ल के, सारे फार्मूलाज एक ही शक्ल के। ठीक। अच्छा, एक आखिरी बात और समझा दूं, फिर सवालों में जा रहा हूं। बस आखिरी बात, थ्योरी खत्म। आखिरी बात यह है कि जो सर्किट में आर लगा हुआ है, जो सर्किट में सी लगा हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को इस चैप्टर में कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और इसका नाम होता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है ना, ये बात भी बेटा नोट कर लीजिए। कैपेसिटर और रेजिस्टर का प्रोडक्ट, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। सर टाइम कांस्टेंट होता क्या है? तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, लेकिन ये आपके कोर्स में है नहीं, कोर्स में नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखें टाइम कांस्टेंट होता है आर और सी का प्रोडक्ट। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो जरा सुने। सर जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है ना, तो जितने टाइम में कैपेसिटर का चार्ज, कैपेसिटर का वोल्टेज 37% ड्रॉप हो जाता है, उस टाइम का नाम होता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है जनाब। जब कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो जितने टाइम में उसका 37% चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, उस टाइम का नाम टाइम कांस्टेंट। ऑब्वियसली उतने ही टाइम में उसका वोल्टेज 37% ड्रॉप हो जाएगा। सर उतने ही टाइम में रेजिस्टर का करंट 37% ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि आप देखें तो सिर्फ फॉर्मूले डिफरेंट लिखे हुए, वरना सबके अंदर वही हो रहा है। चार्ज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, करंट ड्रॉप हो रहा है, और सब कुछ एक्सपोनेंशियली ड्रॉप हो रहा है। आई थिंक थ्योरी खत्म हो चुकी है, कुछ भी थ्योरी नहीं है इसके अंदर खास। अलबत्ता क्वेश्चंस के अंदर किस तरह घुमाता है, तो आइए हम भी आपको घुमाते हैं। ये बेटा मैंने पास पेपर की शीट के जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, उन सबको एक जगह जमा कर लिया है, और इसमें साफ नजर आ रहा है क्या हो रहा है, मैं पूछूंगा। उमर बेटा देख के बताइए, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, चार्जिंग हो रही है डिस्चार्जिंग हो रही है, क्योंकि बैटरी नहीं लगी हुई। तो सर यहाँ पर होगी डिस्चार्जिंग। कब होगी डिस्चार्जिंग? सर जब आप इस की को क्लोज कर देंगे ना, की अभी ओपन है, की को जैसे ही क्लोज करोगे तो डिस्चार्जिंग हो जाएगी। और आपको याद है जब डिस्चार्जिंग होती है तो मैंने कितना क्या बताया था, जितना वोल्टेज कैपेसिटर का होगा, सेम वोल्टेज रेजिस्टर पर आ जाएगा। ठीक है जनाब। तो क्वेश्चन में जरा नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कैपेसिटर फुल भरा हुआ है और शुरू में ये की ओपन है। अच्छा, फिर हमने की को क्लोज कर दिया। जैसे ही की को क्लोज करा, तो कैपेसिटर का चार्ज, कैपेसिटर, ये रेजिस्टर का वोल्टेज है, वोल्टेज रेजिस्टर का, ये अलग बात है कि ये कैपेसिटर का भी वोल्टेज है। ठीक है जनाब। कह रहे हैं ये कैपेसिटर का चार्ज है, लिखा हुआ है पढ़े, लिखा है कैपेसिटर के चार्ज का ग्राफ ये रहा, और रजिस्टर के वोल्टेज का ग्राफ ये रहा। दो ग्राफ दिए मैं जो अभी मैं ऊपर समझा चुका हूँ। आपसे कह रहे हैं ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ की शेप को एक्सप्लेन करें। कौन से वाले ग्राफ को? 6.3 को एक्सप्लेन करें। ग्राफ 6.3 को एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेनेशन बनेगी? तो बड़ा जरा एक्सप्लेनेशन सुनना। एक्सप्लेनेशन ये है, कोई बच्चा मेरे साथ शामिल हो। कलीम हम आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी कॉलेज में ये टॉपिक खत्म किया हुआ है। कलीम हम आपसे बात कर सकते हैं? अच्छा तो चले, अभी कलीम से नहीं पूछते, और उमर का माइक्रोफोन में इशू है, अब्दुल्ला हमारे साथ बात करेंगे नहीं, तो हम खुद ही अकेले अकेले कर लेते हैं। खौला आपसे बात कर सकते हैं? अच्छा चले, चले मैं फिर आपको खुद से ही समझा लेता हूँ। ठीक है बेटा, जरा सुने। पहली बात बेटा ये देखें कि राइट नाउ इनिशियल वोल्टेज की रीडिंग है 7.5। ठीक। ये 7.5 वोल्टेज कैपेसिटर का भी है, और ये 7.5 वोल्टेज कैपेसिटर का भी है। दोनों का वोल्टेज सेम है।
तो बेटा ये वाली बात मैं लिख रहा हूँ 6.3 के लिए एक्सप्लेनेशन। मैंने लिखा इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है टाइम जीरो। ठीक है जनाब, इनिशियली मतलब टाइम जीरो 7.5 वोल्ट इज सेम पीडी फॉर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। अभी बेटा मैंने बताया कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर को सीरीज में लगाओगे जैसे मैंने लगाया हुआ है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा और दोनों का इनिशियल वोल्टेज सेम होगा, दैट इज 7.5 वोल्ट। अच्छा, क्या ये वोल्टेज सेम रहेगा? नहीं सर, वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, क्यों डिक्रीज होगा? तो उसका आंसर है एज कैपेसिटर डिस्चार्जिंग ऑन रेजिस्टर, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर अपना चार्ज जाया कर रहा है ऑन रेजिस्टर, रेजिस्टर के ऊपर। और जब चार्ज जाया हो रहा है तो वोल्टेज भी जाहिर सी बात है कम होता जा रहा है, और ये वोल्टेज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस टॉपिक में जो इक्वेशन है उसमें एक्सपोनेंशियल आता है, इसलिए हम कहते हैं सब कुछ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने लिखा एज कैपेसिटर डिस्चार्जिंग ऑन रेजिस्टर, और रेजिस्टर गर्म होता जा रहा है। सो पी डी इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। ये याद करना है, इसके अंदर कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, अब 7.5 वोल्टेज दोनों का सेम है, रेजिस्टर का भी कैपेसिटर का भी। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर का वोल्टेज कम होता जा रहा है, रेजिस्टर के ऊपर डिस्चार्ज हो रहा है, रेजिस्टर गर्म होता जा रहा है, इसलिए कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और दोनों का वोल्टेज ड्रॉप होना एक्सपोनेंशियली ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज एक्सपोनेंशियली ड्रॉप हो रहा है। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन खत्म। नेक्स्ट पार्ट, कह रहे हैं टाइम कांस्टेंट निकालें। क्वेश्चन है टाइम कांस्टेंट निकालें। सर टाइम कांस्टेंट कैसे निकालें भाई? तो टाइम कांस्टेंट होता है आर इंटू सी। क्वेश्चन में ना आर गिवन है ना सी गिवन है, आर सी गिवन नहीं है जनाब, तो आप टाइम कांस्टेंट निकाल ही नहीं सकते, तो फिर क्या करें? निकालना तो है, तो कैसे निकालेंगे? तो जरा सुने, हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला वोल्टेज पे भी लगता है। ठीक है जनाब, वो फॉर्मूला चार्ज पे भी लगता है, तो आप चाहे इससे कर लें चाहे आप इससे कर लें। ठीक है ना, मैं वोल्टेज से कर रहा हूँ। बताइए इनिशियल वोल्टेज कितना है? सर इनिशियल वोल्टेज है 7.5। तो इनिशियल वोल्टेज बेटा ये वाला नंबर होता है, तो इनिशियल वोल्टेज है 7.5 इज इक्वल टू, इस ग्राफ में जो वोल्टेज वाला ग्राफ है, जो वोल्टेज वाला ग्राफ है, इस वोल्टेज वाले ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट पकड़े जिसकी रीडिंग पढ़ना बहुत आसान हो। मेरे ख्याल में ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। सर इसकी वैल्यू क्या है भाई? इसकी वैल्यू जरा वाई एक्सिस पे पढ़िएगा। सर ये है 1 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, ये है 3 वोल्ट। इसका वोल्टेज है 3 वोल्ट, और इस 3 वोल्ट का टाइम है 5 सेकेंड। ठीक है ना, वोल्टेज है 3 वोल्ट, टाइम है 5 सेकेंड। तो वोल्टेज की जगह बेटा मैंने लिखा 3 वोल्ट, और स्मॉल टी की जगह बेटा मैंने लिखा 5 सेकेंड। और आपको पता है आर इंटू सी कैपिटल टी होता है टाइम कांस्टेंट, यही तो निकालने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। टाइम कांस्टेंट होता है आर इंटू सी, टाइम कांस्टेंट होता है आर इंटू सी, ये बेटा मैंने कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को मैथमेटिक्स में जिस तरह सॉल्व करते हैं कर लीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं? सर ये 3.5 मल्टीप्लाई, सॉरी 7.5 मल्टीप्लाई, सर 7.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी,
अच्छा, जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको पता है कि लॉग दो तरह का होता है। एक होता है कैलकुलेटर में देखना एलओजी, और एक होता है एलएन। इस एलएन को हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल लॉग, एलएन को पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। जिस तरह लॉग का अपोजिट, उलट, एंटी लॉग होता है, इसी तरह नेचुरल लॉग का एंटी लॉग ई फॉर एक्सपोनेंशियल होता है। तो एक्सपोनेंशियल लॉग वाले फंक्शन का जिस तरह एंटी लॉग होता है, इसी तरह नेचुरल लॉग का एंटी लॉग एक्सपोनेंशियल होता है। सर कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप एक्सपोनेंशियल खत्म करना चाहते हैं तो एक्सपोनेंशियल का दुश्मन है एलएन। तो लिखिएगा अप्लाई एलएन ऑन बोथ साइड, अप्लाई एलएन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एलएन लगा दीजिए। जब आप एलएन लगाओगे तो ये बनेगा एलएन 3/7.5, और इधर एलएन लगाओगे तो ये ई को खत्म करा देगा। ठीक है ना? अब एलएन को लगाने से ई खत्म हो जाता है। ठीक, मैथमेटिक्स की जुबान में एलएन ई की वैल्यू 1 होती है, और आम जुबान में कह देते हैं भाई इसने कैंसिल कर दिया तो 1 बचा। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सपोनेंट होता है वो कोफिशिएंट बन जाता है। तो आप देखिएगा कि लेफ्ट साइड पे मैंने वो नंबर ऐसे ही लिखा है, राइट साइड पे एलएन ने ई को खत्म कर दिया, और बाकी बचा माइनस का 5/2, बाकी बचा माइनस का 5/2। एलएन ई खत्म हो चुका है। अब जनाब कैलकुलेटर चलाने की बारी आ गई है। लेफ्ट हैंड पे आपने जो नंबर लिखे हुए हैं उसे मैं कैलकुलेटर में पुट करने जा रहा हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है एलएन, तो बेटा मैंने एलएन का बटन प्रेस किया। 3, तो बेटा मैंने 3 का बटन प्रेस किया। 7.5 अपॉन में मैंने ऐसा लिख दिया। तो आप देखिए आंसर आ गया है माइनस का 0.916, माइनस का 916। अब आप देखिए दोनों तरफ, सर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, टी को उधर ले जाएं, सवाल खत्म हो चुका है। और 0.916 इधर ले आए। ठीक है ना? 5 वहां पर ऐसे ही है, 0.916 नीचे आ गया। बस डिवाइड करना है, 5 डिवाइडेड बाय 0.916, तो इसका आंसर आ गया 5.45 या 5.5। 5.5 सेकेंड इज द टाइम कांस्टेंट। 5.5 सेकेंड इज द टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट का मतलब इतने टाइम में जो भी टोटल वोल्टेज है उसका 37% ड्रॉप हो चुका होगा। खैर टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा वो, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। जी बेटा खौला, ये बताइए कैलकुलेशन बेटा समझ में आई आपको? चले बस इसको यूं समझ लें कि हमने ई को खत्म करना है बेटा, ई खत्म करना है तो वी अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड, बस। ठीक है, सारे सवालों में ये बार बार होगा तो भी आपको याद हो जाएगा। टू एलिमिनेट ई वी अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन और भी आगे है। कह रहे जनाब टाइम कांस्टेंट आ गया, तो अब कह रहे हैं कैलकुलेट सी। सी कैलकुलेट करके दिखाएं, कैलकुलेट सी, सी कैलकुलेट करके दिखाएं। सर सी कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी। ठीक है ना? अब अगर आपने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो Q इक्वल टू सी वी। क्यू, तो बताइए कैपेसिटर का Q, जब कैपेसिटर का वोल्टेज 7.5 था, मैंने बताया ना वोल्टेज ये दोनों का होता है, इनिशियल वोल्टेज दोनों का होता है।
जब वोल्टेज 7.5 था तो चार्ज की वैल्यू थी 0.9 माइक्रोकूलम, सॉरी मिलीकूलम। 0.9 चार्ज था, 0.9 मिलीकूलम, ये चार्ज की वैल्यू है। और उस वक्त वोल्टेज था 7.5। वोल्टेज था 7.5, इनिशियल वोल्टेज 7.5, इनिशियल चार्ज 0.9। सर सी कैलकुलेट करना है, सी बटा कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेटर में नंबर आएगा 1.2 एक्सपोनेंट -4। आंसर दिया हुआ है उसने माइक्रो में, माइक्रो का मतलब -6। तो बेटा ई एन जी का बटन दबाओ, तो ई एन जी का बटन दबाने पे एक्सपोनेंट -6 में वो कन्वर्ट कर देता है। और अगर एक्सपोनेंट -6 हो गया तो ये बन गया 120 माइक्रोफैरेड। ये बन गया 120 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटर का और रेजिस्टर का दोनों का इनिशियल वोल्टेज सेम, दैट इज 7.5। जब वोल्टेज 7.5, उस वक्त कैपेसिटर का चार्ज 0.9। वोल्टेज 7.5, चार्ज 0.9 मिलीकूलम। तो 0.9 मिलीकूलम वोल्टेज से सी निकाल लिया। जब सी भी आ गया तो क्वेश्चन में एक और बात कह रहे हैं, कैलकुलेट आर। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है टाइम कांस्टेंट होता है आर इंटू सी। टाइम कांस्टेंट अभी अभी हमने ऊपर निकाला है, इट इज 5.5। वैसे तो 5.45 आया था। आर निकालना चाह रहे हैं, सी है 120 माइक्रोफेरेड। 120 माइक्रोफेरेड, ठीक है जनाब। और जब आप उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आर का आंसर आ रहा है 45,000। आंसर मार्किंग स्कीम में या नीचे यूनिट में किलो ओम में लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं 3 जीरो का मतलब किलो होता है। तो आंसर बन गया 45 किलो ओम। 45 किलो ओम। तो ये पहला क्वेश्चन था 2022 में, जब नया सिलेबस आया तो इस तरह से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कराया करते थे। पहला पेपर था ये। अगर ये कॉपी हो चुका हो तो हम और आगे चलते हैं। ये एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में डायग्राम थोड़ी सी बदली हुई है, और डायग्राम यूं बदल दी है उन्होंने कि जहां रजिस्टर बनाना होता है 5.6 किलो ओम रजिस्टर, तो रजिस्टर का सिंबल बनाने के बजाय उन्होंने लंबा सा एक कंडक्टर बना दिया। ये है रजिस्टर ही, इसको रजिस्टर ही काउंट कीजिए। इसकी वैल्यू भी देखिए लिखी हुई है 5.6 किलो ओम। तो ये रजिस्टर है, ठीक है जनाब। अब हो क्या रहे तो जरा सुने। सर ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को एक टू वे स्विच से कनेक्ट किया हुआ है। जब टू वे स्विच एक्स पर होता है, जब टू वे स्विच एक्स पर होता है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। और जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो पहला सवाल ही यही है, बताइए कितना चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? तो भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। कितना चार्ज होगा तो Q इक्वल टू सी वी। सी फॉर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस गिवन है 470 माइक्रो फेरेड। इट इज सी मतलब कैपेसिटेंस। वोल्टेज 24, वोल्टेज 24, दोनों को कर दे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0.011। 0.011, this is the quantity of charge in the capacitor। कैपेसिटर ने
24 वोल्ट से कितना चार्ज स्टोर कर लिया? सर इतना चार्ज स्टोर कर लिया। इसमें चार्ज है अभी 0.011, ये चार्ज आ गया। अच्छा, फिर क्वेश्चन में कहता है कि मैंने इस टू वे स्विच को यहां से हटाया और यहां लगा दिया। ठीक है ना? टू वे स्विच को एक्स से हटाकर वाई पे लगा दिया। जब आपने इसको वाई पे लगा दिया, ये खत्म हो चुका है। अब नाउ कैपेसिटर हैज नो कनेक्शन विद द बैटरी, कोई बैटरी से कनेक्शन नहीं है। तो नाउ कैपेसिटर डिस्चार्ज ऑन दिस रेजिस्टर। अब ये भी आपने पढ़ा है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा रेजिस्टर पर, तो अभी मैंने आपको बताया था जितना वोल्टेज कैपेसिटर का था, सर कैपेसिटर 24 वोल्ट पे था ना, तो वही 24 वोल्ट रेजिस्टर पर भी आ जाएगा। कैपेसिटर ने फुल चार्ज भरा हुआ है, तो कैपेसिटर 24 वोल्ट से कनेक्टेड था, तो कैपेसिटर 24 पे आ गया। अब जैसे ही डिस्चार्ज होगा ना, तो रेजिस्टर को भी 24 वोल्ट दे देगा। सर पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है भाई बताओ कि रेजिस्टर में से कितना करंट गुजरेगा। बताओ रेजिस्टर में से कितना करंट गुजरेगा। तो भाई रेजिस्टर पे तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है V इक्वल टू आई आर। सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि जितना वोल्टेज बैटरी का था, वही वोल्टेज कैपेसिटर ने पकड़ लिया, और जब ये डिस्चार्ज होगा तो वही वोल्टेज इसको दे देगा। तो वोल्टेज है 24, करंट कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस है 5.6 किलो। 5.6 किलो, सर किलो का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1000। अब आप करंट को सब्जेक्ट बना लें, तो करंट हो जाएगा 24 अपॉन 5.6 किलो। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको करंट का नंबर मिल जाएगा, जो मुझे नहीं मिल रहा कि कितना नंबर होगा, आप खुद ही लिख लीजिएगा। कैपेसिटर ने जितना वोल्टेज बैटरी से उठाया, चार्ज फुल भर लिया 24 वोल्ट पे। अब जब वो डिस्चार्ज होगा तो उसको भी 24 दे देगा। करंट कैलकुलेट कर। हाँ, सर्किट कंप्लीट नहीं है? कैसे सर्किट कंप्लीट नहीं है बेटा? क्या चीज टूटी हुई है बताएं? बताना भाई, क्या टूटा हुआ है? चले शुक्र है जी। अच्छा जी, और आगे चले। क्वेश्चन है कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का आसान सा फॉर्मूला होता है आर इंटू सी। आर इंटू सी। आर ये रहा 5.6 किलो ओम। आर ये रहा 5.6 किलो ओम। सी फॉर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर है 470 माइक्रो। 470 माइक्रो मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा 2.6। तो टाइम कांस्टेंट आर इंटू सी। फिर आपको ये बात भी याद होगी कि जब जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो वोल्टेज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, चार्ज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, करंट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो शुरू में जो हमने एक थ्योरी सुनाने की कोशिश की थी, वही वाला ग्राफ बना दे। हमेशा चार्ज, करंट, वोल्टेज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होंगे। एडेक्सल वोल्ट की फिजिक्स में वो जीरो तक ले जाते हैं। आप क्या जीरो पे नहीं लेके जाते, उसको ऐसे ही इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं और कह देते हैं जनाब करंट डिक्रीज हो रहा है विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। सवाल, कलीम भाई का सवाल। सर ये फिर ये इन्होंने क्यों लगाया था जिसको देख के मैं बोल रहा था सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा? वो चक्कर ये है कलीम भाई, जब आप वो पढ़ेंगे ना आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो दूसरे कॉइल में ना प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में करंट पैदा करवाएगा। वो चक्कर है। तो आप अभी इसको छोड़ दें क्योंकि अभी हम लोगों ने ईएम इंडक्शन नहीं पढ़ा।
तो इसलिए मैंने सवाल का अगला पार्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी नहीं मारा है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कलीम भाई? जाने दूं? बट अब्दुल्ला आप भी इसको रीड एंड राइट की बुक के अंदर प्रॉपर्ली लिख के कर रहे होंगे अब्दुल्ला? अच्छा अच्छा जी, भी आप नोट्स बना रहे हैं। अच्छा जी, और आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी मार्च 2022 नया सवाल है। क्वेश्चन जनाब ये है कि चार्ज और वोल्टेज सर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के साथ, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। पूछ क्या रहे? अच्छा, इसके अंदर जरा देखिएगा, इसके अंदर दो पोर्शन में मेरे ख्याल में सवाल करवाएगा। एक पोर्शन में पहले कैपेसिटर को चार्ज करवाएगा, जब कैपेसिटर भर जाएगा तो फिर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करवाएगा। तो इट इज कनेक्टेड विद अ टू वे की, और टू वे की में जब की एक्स पर है तो उस वक्त स्विचिंग हो रही, इस वक्त चार्जिंग हो रही। तो सवाल पढ़िए, स्विच एक्स पर है, एक्स पर होने का मतलब बैटरी से कनेक्टेड है। तो कह रहे हैं बैटरी से कनेक्टेड है, फुल चार्ज हुआ हुआ है। बताइए इसमें कितनी एनर्जी आ गई होगी? चार्ज नहीं पूछ रहे, एनर्जी पूछ रहे हैं। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है सर, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ, तीन फार्मूले होते हैं एनर्जी के, ठीक है ना, तीन फार्मूले होते हैं एनर्जी के। मैं फार्मूला यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि ग्राफ में से वैल्यू निकालेंगे। सर एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ क्यू वी, या आसान अल्फाज में कह लें एरिया अंडर द कर्व होता है फार्मूला, ठीक है ना। अब एरिया अंडर द कर्व, लेकिन इस एरिया अंडर द कर्व में बैटरी 8 वोल्ट की है। जब बैटरी 8 वोल्ट की है तो आपने 8 वोल्ट के नीचे एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, हाफ कांस्टेंट है, वोल्टेज को ले लीजिएगा 8 वोल्ट। जब 8 वोल्ट वोल्टेज ले रहे हैं तो चार्ज कितना आ रहा है? सर चार्ज आ रहा है 1.2 एक्सपोनेंट -4, 1.2 एक्सपोनेंट -4। तो वोल्टेज 8 वोल्ट है, चार्ज 1.2 एक्सपोनेंट -4 है, एरिया अंडर द कर्व। और जब आप इसको करेंगे पूरा सॉल्व तो एनर्जी आएगी 4.8 एक्सपोनेंट -4 जूल। चार्ज और वोल्टेज वाले ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व फॉर 8 वोल्ट, क्योंकि बैटरी 8 वोल्ट की लगी हुई है नीचे सर्किट में, तो बैटरी 8 वोल्ट की है तो हम 8 वोल्ट से आगे तो नहीं जा सकते। एनर्जी आ गई, कैपेसिटर फुल भर दिया। सर कैपेसिटर को 8 वोल्ट की बैटरी से फुल भर लिया। जब कैपेसिटर भर गया तो नाउ द पोजीशन ऑफ स्विच इज चेंज्ड, पोजीशन ऑफ स्विच चेंज कर दी, एंड नाउ कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। लिखा हुआ है जी कि स्विच को वाई पे ले गया हूं, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। कह रहे जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो क्वेश्चन है टाइम कांस्टेंट निकालें। क्वेश्चन है टाइम कांस्टेंट निकालें, ठीक है ना। सर टाइम कांस्टेंट होता है आर इंटू सी, टाइम कांस्टेंट होता है आर इंटू सी। सर आर तो मुझे नजर आ रहा है, आर तो मुझे नजर आ रहा है, सी नजर नहीं आ रहा। सी की वैल्यू नहीं दी है सर, ऊपर ग्राफ तो दिया हुआ है। जी हाँ सर, ग्राफ दिया हुआ है। तो भाई ग्राफ में से सी निकाल लो, क्यू इक्वल टू सी वी। सी निकालना है, सी बराबर होगा क्यू अपॉन वी। और मैं कह रहा हूँ वही वाली वैल्यू ले लो जो अभी पिछले पार्ट में की है। चार्ज था 1.2 एक्सपोनेंट -4, वोल्टेज था 8 वोल्ट, वोल्टेज था 8 वोल्ट। 8 वोल्ट पर चार्ज 1.2, सॉल्व करा तो कैपेसिटेंस आ गई 1.5 एक्सपोनेंट -5 फेरेड, या 15 माइक्रोफेरेड, आपकी मर्जी है। 15 माइक्रोफेरेड या 1.5 एक्सपोनेंट -5।
हाँ, हमारी मर्जी है, क्योंकि अभी तो इसने सी पूछा ही नहीं, उसने तो असल में आपसे टाइम कांस्टेंट पूछा है। तो सर टाइम कांस्टेंट होता है आर इंटू सी। आर बेटा ये रहा, आर ये रहा, आर है 220 किलो। आर है 220 किलो, ये आर हो गया। सी सर, सी अभी अभी निकाला है 1.5 एक्सपोनेंट -5। और जब आप दोनों को करोगे मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट आएगा 3.3 सेकेंड। रिजल्ट आएगा 3.3 सेकेंड। कैपेसिटेंस 1.5 एक्सपोनेंट -5, आर 220 किलो, मल्टीप्लाई करा 3.3 सेकेंड। जी बेटा, बात समझ में आती है ये वाली भी? इससे जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये इतना नेक्स्ट लेवल सवाल है कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रॉपरली कराएंगे। डायरेक्ट अभी कराना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि कल जिन बच्चों को थर्मल फिजिक्स का एग्जाम है, थर्मल फिजिक्स ये लोग देकर आ जाएं, तो कमिंग सैटरडे संडे मंडे इंशाल्लाह इस चैप्टर के हम मुश्किल तरीन सवाल आपके साथ और डिस्कस करेंगे। तो जो आज हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, आई होप कि फायक हो गए, फातिमा, मरवा और ईमान और वो सारे स्टूडेंट जिनके यहाँ कल सुबह थर्मल फिजिक्स का टेस्ट है, वो इस वीडियो को देखकर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक प्रॉपरली आगे चल सकेंगे। तो रिकॉर्डिंग हम बंद कर रहे हैं।